हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेके आई हूँ, वो है ट्रायंगल। आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और प्लीज उससे पहले सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो चलते हैं हम आगे ट्रायंगल की तरफ। तो ट्रायंगल में है क्या है, ट्रायंगल में हम लोगों ने इस बार जो नई चीज करनी है, नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने ट्राइंगल में पढ़ा है, उसमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा है कि दो ट्राइंगल जो होते हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, जैसा कि ये देखिए, जैसे ये एक ट्राइंगल है, राइट, और इसका नाम है ए बी सी, और वन मोर ट्राइंगल मैं यहाँ बना लेती हूँ जिसका नाम क्या है, डी ई एफ। ठीक है बेटा, तो मानो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 है, ये 4 है, ये भी 4 है, और मैंने बोला ये और ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये उसका साइन होता है। हमने इसके बारे में पढ़ा था, क्लास 8 में भी पढ़ा था, क्लास 9 में भी पढ़ा था, ट्राइंगल चैप्टर के अंदर। उसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया, है ना, और आरएचएस क्राइटेरिया। और इसके अलावा हमारा कौन सा होता है, एंगल साइड एंगल तो हो चुका है, एंगल 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 भी होता है, थर्ड क्राइटेरिया। बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आरएचएस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड एंगल, और एक एंगल 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 भी बोलेंगे हम, इसमें एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया कर लेते हैं। तो ये जो 5 क्राइटेरिया थे, इसकी हेल्प से आप कोई भी दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे कि उसकी कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। जैसे ये देखिए, ए बी है, ये डीई के इक्वल है, और बी सी है, ये ई एफ के इक्वल है, और बी एंगल ई एंगल के इक्वल है। तो हम बता देते थे बाय द साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये दो फिगर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी इसकी ईच एंड एवरी एंगल या ईच एंड एवरी साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिटर्न में लिख के बताती हूँ। देखो, वर्बली तो मैं बोल रही हूँ, पर रिटर्न में जब लिखूंगी तो आपको पता लग जाएगा और याद भी आ जाएगा। जैसे ये दो ट्राइंगल मैंने दी हैं, मैंने कहा कि इनकी आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, और कॉन्ग्रुएंसी के साथ आपने ये भी बताना है कि क्या एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, ये आपने टू प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, सबसे पहला काम उनका नाम देना कि वो ट्राइंगल है क्या। तो हम लिखेंगे इनर ट्राइंगल ए बी सी एंड इनर ट्राइंगल कौन सा है आपका, डी ई और एफ। हमने क्या लिखना है इसके अंदर, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, वो है डीई के इक्वल। अब आप देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग में ए बी और डीई इक्वल है, तो हमने लिख दिया। तो दोनों 2 सेंटीमीटर के हैं, तो ये हमें क्या है, गिवन है। और हमें क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। ये भी हमें क्या है, गिवन है। ये देखिए बी और ई आपस में इक्वल है, और जो बीसी साइड है वो ई एफ साइड के क्या होती है, इक्वल। ये भी हमें गिवन है, क्योंकि दोनों ही मैंने 4 सेंटीमीटर लिखी हुई है। इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीईएफ के। कैसे, बाय कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, क्योंकि ये क्या होती है साइड, ये क्या होता है एंगल, और ये क्या होती है साइड। तो बाय द साइड एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सीपीसीटी क्या होगा, इनका जो ईच एंड एवरी एंगल है और ईच एंड एवरी साइड है वो इक्वल होगी। तो एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है बाय सी पी सी और टी। सीपीसीटी का मतलब कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल टू ईच अदर या कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंसी क्या थी, जो हमने पहले पढ़ी है 9th क्लास के अंदर। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो क्लास 10th के अंदर जो हमारा कंसेप्ट है वो है सिमिलर। देखिए, ये मैंने फिगर्स बनाई यहाँ पे, एक मैंने सर्कल छोटा बनाया, एक बड़ा। अगर ये सर्कल, इनका जो इनके जो शेप है ये दोनों सेम है, तो हम उसको बोलते हैं सिमिलर, यानी कि एक जैसे लग रहे हैं, तो वो सिमिलर हुआ। एक कंसेप्ट होता है कॉन्ग्रुएंट। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जैसे एक सर्कल है, उसके अंदर जो रेडियस है अगर दोनों का इक्वल है तो उन दो सर्कल को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो फिगर, चाहे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बट
अगर हम देखें तो ये इनकी जो लेंथ है दोनों की वो अलग अलग है, क्योंकि एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि इनकी जो शेप है वो तो सेम है, बट अगर हम बात करें उनके साइज की या उनके लेंथ की, साइड की लेंथ की, तो वो जो है वो सेम नहीं है। तो इस वजह से हम इस फिगर को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। कॉन्ग्रुएंट तब होंगे अगर इनकी जो लेंथ ऑफ द साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी। बट अगर ये दोनों देखने में सेम लगते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, इसके बीच में तो फर्क समझ में आ गया होगा। और जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में है उसमें ये जो मेन बताया गया है वो यही बताया गया इस पॉइंट को कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। कोई भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी तो ऑब्वियसली है उसकी रेडियस अगर सेम है तो वो सिमिलर भी होंगी। बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। पर जरूरी नहीं है कि जो फिगर सिमिलर हो वो कॉन्ग्रुएंट हो। क्यों? क्योंकि अगर वो देखने में सेम लग रही हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका जो रेडियस होगा वो इक्वल होगा। तो इस तरह से इस एक लाइन को आप लोगों ने लर्न कर लेना, बिकॉज ये एक मेन लाइन है फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। और उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राइंगल की है उसमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर, सॉरी एग्जांपल बोल रही हूँ, उसमें आपको फिलअप्स टाइप दिया हुआ है तो आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है? अभी जो मैं करवाने जा रही हूँ वो है हमारी जो सबसे मेन थ्योरम है जिसको बोला जाता है बीपीटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। और बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये होती क्या है, देखिए ये जो थ्योरम है आपके पेपर में जब भी आपका जब एग्जाम होगा उसमें 4 मार्क्स में आती है। और ये बहुत सालों से ये थ्योरम आ ही रही है। और साथ में कई बार क्या होता है कि इसको वो डाल देते हैं, जैसे 2 मार्क्स का डाल देते हैं और 2 मार्क्स का इसके साथ वो क्वेश्चन बना के डाल देते हैं। तो ये थ्योरम एग्जाम में जरूर आती है। तो इस थ्योरम को आपने बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये बहुत मेन थ्योरम है। अगर ये थ्योरम आप कर पाओगे 6 चैप्टर यानी ट्राइंगल चैप्टर की ये थ्योरम को आप तैयार कर लोगे तो इससे पूरी एक्सरसाइज आपकी तैयार हो जाएगी 6.2। क्लियर है? तो जो आपकी ट्राइंगल चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है इसी के आधार पे है। तो इसलिए आपको जो बीपीटी थ्योरम है इसको बहुत ही ध्यान से करना है। आपको ना पेपर में लिखा आ सकता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम। तो आपने पहले स्टेट का मतलब क्या है, आपने उसकी पूरी स्टेटमेंट को लिखना है, फिर आपने उसका प्रूफ भी लिखना है। क्या होता है कि मैंने ना मतलब मैं पढ़ाती हूँ जैसे, तो मैंने एक आध बच्चों को बोला, मैंने कहा यार स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, तो मैंने कहा बीपीटी थ्योरम लिखो, बस ये बोला बीपीटी थ्योरम लिखो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्टेटमेंट लिख डाली जी। अरे अगर क्वेश्चन तुम्हें 3 या 4 नंबर में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसकी स्टेटमेंट भी लिखोगे और आप उसका प्रूफ भी लिखोगे। कई बार क्या होता है एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखी आ जाती है, ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये स्टेटमेंट बीपीटी थ्योरम की क्या है। कई बार स्टेटमेंट आती है तो आपको सिर्फ प्रूफ निकालना होता है, और कई बार सिर्फ ये लिखा होता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, तो आप लोगों को पहले स्टेटमेंट लिखनी है फिर उसका प्रूफ भी निकालना है। कई बार वहां पे फुल फॉर्म में स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी इसको बोला जाता है, बीपीटी थ्योरम भी इसको बोला जाता है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोला जाता है। तो आप लोगों ने इस थ्योरम को याद रखना है कि शिवानी मैम ने इस वे से हमें बताया था, तो इसको याद रखते हुए इसको भूलना नहीं है। अब है क्या ये थ्योरम, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, मैम कह तो रहे हैं पर ये होती क्या है जी, बताइए जरा। तो देखिए इसमें क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two sides are divided in the same ratio। इसका मतलब क्या है, if a line is drawn parallel to the one side, इसका मतलब क्या है कि मैंने ना ये ट्राइंगल बना लिया, इसकी एक साइड ये है, इसकी एक साइड ये है, मैंने यहाँ पे डी और ई एफ या इसको मान लो ए बी सी एक ट्राइंगल है और मैंने डी और ई इनके ऊपर पॉइंट दे दिए। मतलब ट्राइंगल की 2 साइडों पे मैंने क्या दे दिए, पॉइंट दे दिए, और मैंने क्या करा, इनको मिला दिया। जब मैंने इसको मिलाया तो एक लाइन तैयार होगी। वो जो डीई लाइन है वो ट्राइंगल की 3rd साइड के क्या हो गई है, पैरेलल।
डायग्राम में ऐसे पैरेलल का साइन आता है। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे गिवन है कि गिवन क्या है, हमें पहले हमें ये लिखना होता है, हमें गिवन है इसके अंदर कि ए बी सी जो है इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी हम क्या बोल सकते हैं, डी डी एंड ई आर अ पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि डी पॉइंट आपकी पहली लाइन ए बी के ऊपर है और ई पॉइंट आपकी दूसरी लाइन जो है ए सी के ऊपर है। अब क्वेश्चन देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड, अगर ये लाइन जो पैरेलल है वन साइड ऑफ द ट्राइंगल के, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, जो इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड्स को, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर जो सेम रेशियो का मतलब है वो क्या है, ये देखिए आप, सेम रेशियो का मतलब ये है कि आपको जो टू प्रूव करना है वो आपको करना है कि ए डी ओवर डी बी और जो ए ई है ओवर ए सी, ई सी सॉरी, इसके इक्वल है। तो एक बार फिर से रिपीट करूंगी बीपीटी थ्योरम में कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, और हमें टू प्रूफ क्या करना है कि दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। सो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है बीपीटी थ्योरम। क्लियर है, ये बेसिकली बीपीटी थ्योरम है। अब हमें इसका प्रूफ कैसे करना है, अब आप प्रूफ पे आ जाइए। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूंगी सो दैट करने में आपको हर चीज क्लियर हो पाए। तो देखिए क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि एक लाइन ना एक परपेंडिकुलर गिरा लेना है, यानी इसके ऊपर ऐसे, तो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, वैसे ही मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराया तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। इसको आप नाम दे दो, जैसे इसको एम नाम दे दो, इसको एन नाम दे दो, लाइक इस तरह से दे दीजिए, और इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, और इस तरह से ऐसे, आप चाहे डॉटेड वे में इसको कर लीजिए। तो आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। ये क्या करिए हमने, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाई है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि जो ई एन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, एंड सेकेंड चीज जो है डी एम इज अ परपेंडिकुलर टू द लाइन ए सी। ठीक है, और ज्वाइन कर देना आपको डीएम और ईएन को, ज्वाइन करना है हमें डीएम एंड ईएन को, और किसको ज्वाइन करना आपको, और ज्वाइन हमें करना है जो भी आपने अभी रफ ये जो आपने येलो पेन से मैंने करा ना कंस्ट्रक्शन करी है, इसको लिखना है कि, और हमने डी एंड सी को ज्वाइन करना है, ज्वाइन डी सी एंड ज्वाइन लाइन, और ज्वाइन लाइन किसको करना है, बीई को। ठीक है, ये सब आपने कंस्ट्रक्शन में इसको लिखना है, लिखने का वे बता रही हूँ कैसे लिखना है। उसके बाद आपने इसके बाद में यहाँ पे हम आएंगे प्रूफ के ऊपर। ठीक है बेटा, यहां से हमारा स्टार्ट होगा प्रूफ। नाउ व्हाट इज द प्रूफ, इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप जो ट्राइंगल की बात करोगे ना वो आप लेके चलोगे ये छोटे वाला ट्राइंगल एडीई। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने ना 9th क्लास में एक चैप्टर है बट अभी वो डिलीट हो चुका है आपके सिलेबस से, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है एडीई, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई की बात करेंगे पहले, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको एरिया पता करना तो वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अगर मैं एडीई ट्राइंगल लेती हूं, अगर मैं एडी को बेस लेती हूं, किसको बेस ले रही हूं, इस एडी को। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि एडी, इंटू हाइट, हाइट यानी कि जो परपेंडिकुलर है यानी कि ईएन। क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को। ये हो गया मेरी क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने बात करी सिर्फ इतनी की, और ये परपेंडिकुलर। इसी परपेंडिकुलर से मेरा मतलब एक और परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा है जिसमें मैं ट्राइंगल का नाम लूंगी बी डी और ई, ये वाली फिगर ले लूंगी। क्लियर है, तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई विच इज इक्वल टू, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा कलर चेंज करूंगी। ठीक है, मैं इसकी बात कर रही हूँ बी डी और ई की।
अगर कोई परपेंडिकुलर EN अगर AB लाइन पे है तो इसका मतलब अगर आप AD ही लेते हो तब भी EN परपेंडिकुलर है, अगर आप BDE लेते हो तब भी परपेंडिकुलर EN ही होगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझना है क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आती है ना इसी चीज में आती है। तो इसमें भी हाफ हो जाएगा मल्टीप्लाई बेस हो जाएगा BD, सॉरी एक मिनट, ये हो गया बेस, और इसकी जो हाइट हुई अगर मैं BD को बेस ले रही हूं तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी EN। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है। सेम अगले में अगर मैं बात करती हूं वो बात करूंगी सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE में, उसमें भी हम क्या करेंगे हाफ इंटू बेस से इंटू हाइट, पर अब हम हाइट किसको लेंगे DM को लेंगे। तो बेस क्या है AE इंटू हमारा क्या आ जाएगा DM। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है सबको। अभी हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इस फिगर को लिया BE को लिया और अभी हम एक इसको लेके चलूंगी दूसरी फिगर को लेके चलूंगी जिसका नाम क्या है DEC। ये देखो बहुत ज्यादा वो हो रहा है पर देखो मेरे को अलग अलग कलर में बताना पड़ रहा है DEC। अब मैंने इस फिगर को ले लिया। क्लियर है। जब मैंने इस फिगर को लिया वही सेम बात वही वाली आ जाएगी। इसके अंदर क्या आ जाएगा, जब हमने लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग DEC को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हम बेस ले रहे हैं वो हम किसको लेके चलेंगे EC को, और हाइट किसको लेके चलेंगे हम लोग DM को। देखिए फिर से DM हाइट आ गया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब देखो ये भी ट्राइंगल ADE है और ये भी ट्राइंगल क्या है ADE है, और ये भी ट्राइंगल BDE है और ये ट्राइंगल क्या है DEC है। आपने फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर आप 1 2 3 4 को अगर आप देखते हो तो अगर मैं करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं एक ट्राइंगल ले लेती हूँ ADE ले लेती हूँ जिसको मैं डिवाइड कर दूंगी किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE के साथ। ठीक है, ये आपने लिख लेना है। डिवाइड द इक्वेशन 1 एंड 2। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या आ जाएगा, देखो वो क्या गया हाफ इंटू AD मल्टीप्लाई EN डिवाइड बाय हाफ इंटू यही BD मल्टीप्लाई क्या आ गया EN, हाफ ऑफ कट गया EN कट गया तो क्या आ गया AD ओवर BD आ गया। यानी कि ये चीज मेरी निकल आई AD ओवर BD, AD अपॉन BD, जो मेरे को चाहिए था AD ओवर DB लिखा है या BD है सेम बात है। अब मैं किसकी बात करूंगी, बाकी दो यानी कि थर्ड और फोर की। अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे इस थ्योरम में, डिवाइड इक्वेशन थर्ड एंड फोर। जब मैं थर्ड डिवाइड कर दीजिए, किसको डिवाइड करना है हमें, किसको, इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को। यहां मैंने लिखा नहीं है, आप यहां पे लिख सकते हो डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहां पे ये लाइन आपने लिखनी है कि हमने 1 एंड 2 को डिवाइड करा। ठीक है, तो हमें ये गेट हुआ है। सेम यहां पे हमने करना है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, DE और C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ इंटू सेम वही ऊपर वाली चीजें लिख देंगे हम लोग, हाफ मल्टीप्लाई AE मल्टीप्लाई DM डिवाइड बाय हाफ इंटू क्या आ गया EC मल्टीप्लाई DM। तो ये कट गया ये भी कट गया तो क्या आ गया AE अपॉन क्या आ गया EC। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल सकते हो और इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल सकते हो। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ऐसे आप डायरेक्ट लिखोगे ना तो वो थोड़ा सा हो जाएगा। हमें क्या पता है कि जो एरिया है ट्राइंगल के AD कट गया तो BD और DEC। अब आप थोड़ा सा इस फिगर को देखना, हमारे पास DE और BC ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसके बिटवीन दो ट्राइंगल है BDE और DEC, दो ट्राइंगल है। कभी भी
दो दो ट्राइंगल जो होती हैं, अगर सेम बेस यानी बीसी एंड बिटवीन सेम पैरेलल के बीच में होती हैं, उन दोनों ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम फ्रॉम 5 एंड 6 कह सकते हैं, फ्रॉम 5 एंड 6 जो है हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो BDE है वो किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो है वो किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। तो इसके लिए लाइन क्या लिखनी है आपने, बिटवीन अ सेम बेस एंड सेम पैरेलल, ठीक है, बिटवीन अ सेम बेस एंड सेम पैरेलल लिख सकते हो यहाँ पे कि DE एंड BC सेम, जो BC इज अ सेम बेस है, DE एंड BC जो है वो सेम पैरेलल लाइन है, जिसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में एरिया जो हो गया वो आपस में इक्वल हो गया, जिससे हमारा प्रूव हो गया कि AD ओवर जो है BD ये किसके इक्वल आ गया, AE ओवर EC के। तो हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था, क्या AD ओवर BD और AE ओवर EC आपस में इक्वल है। सो ये हमारी है BPT थ्योरम, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। और ये जो है, ये जो एक्सरसाइज है जो सेकंड वाली, ये पूरी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, इस थ्योरम के ऊपर। तो आपको इस थ्योरम को जरूर करना है, क्लियर है। इससे जो नेक्स्ट का टॉपिक है वो है सिमिलर टू प्रूव करना, कि कोई दो ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर टू क्या होते हैं। जैसे आप देखिए, सिमिलर टू का मतलब होता है, सिमिलर टू का मतलब होता है कि इस तरह से साइन, एक मैंने बताया था सिमिलर टू, सिमिलर का मतलब मैंने आपको बताया था जिसकी क्या हो, जो साइज और शेप की बात करी थी, जिसकी शेप जो सेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर। अब इसमें ना सिमिलर टू, जब किसी दो ट्राइंगल्स को या किसी फिगर को सिमिलर टू प्रूव करना है ना, उसके लिए भी इसमें क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंसी थी तो कॉन्ग्रुएंसी हम ऐसे लिखते थे, और इसमें जब सिमिलर टू है तो उसका साइन ये होगा, ठीक है। अब जैसे कॉन्ग्रुएंसी में क्राइटेरिया थे वैसे सिमिलर टू में क्राइटेरिया है। तो बट सिमिलर टू में क्या होता है कि अगर दो ट्राइंगल, जैसे मैंने सपोज ABC लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है DEF लिख दिया, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल है DEF, इन दोनों को सिमिलर टू प्रूव करना अगर मेरे को, तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे वही जो मैंने बताए हैं, वही वाले एंगल साइड एंगल ले लो, ट्रिपल एंगल ले लो, या फिर इसके अंदर एक चीज चेंज है, डबल एंगल। इसके अंदर ना दो एंगल भी अगर आते हैं ना, तभी भी वो फिगर सिमिलर टू ही होती है। एंगल साइड एंगल से भी होती है, साइड एंगल साइड से भी होती है। तो सिमिलर टू में ना, जैसे मानो ये है, इसमें मैंने दिया 40 डिग्री और ये भी मेरा क्या 40 डिग्री, और मान लो ये मैंने दिख दिया 50 डिग्री और ये भी मेरा क्या 50 डिग्री। तो मैं इनको बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल जो ABC है ना, ये सिमिलर टू है ट्राइंगल DEF के। वहां पे तीन चीजों का आना जरूरी है, यहाँ पे कोई दो एंगल भी आपस में सेम है ना, तो हम उसको बोल सकते हैं बाय द डबल एंगल क्राइटेरिया, ये दोनों क्या है, सिमिलर टू है। मतलब इसमें साइड कॉरेस्पॉन्डिंग होना जरूरी है, और इसमें एंगल जो है इक्वल होना जरूरी है, पर इसमें साइड जो है ना वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल में होना जरूरी है। जैसे वहां पे अगर मैं बोलती थी AB इक्वल टू DE है ना, ऐसे बोल देती थी, पर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ना आपके जो प्रोपोर्शनेट साइड्स होंगी ना वही इक्वल होंगी। जैसे मैंने यहाँ क्राइटेरियाज की बात तो करी है कॉन्ग्रुएंसी की तरह, पर मेन जो क्राइटेरिया है वो इस तरीके से, ये वाला हो गया, डबल S क्राइटेरिया हो गया, ट्रिपल एंगल क्राइटेरिया हो गया, और डबल एंगल क्राइटेरिया हो गया। अब इसमें होगा क्या कि जैसे मैं अगर लिख रही हूँ AB अपॉन क्या होगा, DE होगा। और अगर मैं बात कर सकती हूँ, अगर मैंने BC लिया तो वहां मैं EF को लेके चलूंगी, अगर मैंने AC लिया तो वहां पे मैं किसको लेके चलूंगी, वहां पे मैं DF को लेके चलूंगी। मतलब इसकी जो प्रोपोर्शनेट साइड्स होती हैं, प्रोपोर्शनेट साइड्स का आपस में इक्वल होना जरूरी है, और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना जरूरी है। सिमिलर टू के अंदर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एंगल A जो है एंगल D के इक्वल होना जरूरी है, एंगल B जो है एंगल E के इक्वल होना जरूरी है, और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल होना जरूरी है। तो इस तरह से कभी भी अगर आपको बोला जाए कि सिमिलर टू और कॉन्ग्रुएंसी में क्या फर्क है, तो सिमिलर का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि सिमिलर जो चीज होती है
उसमें उसकी शेप मैटर करती है कि उसका शेप सेम होनी चाहिए। और जो कॉन्ग्रेंसी होती है, कॉन्ग्रेंसी मतलब कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का मतलब ये होता है कि उसकी जो भी कोई फिगर है उसकी लेंथ या उसका रेडियस इक्वल होना जरूरी है। और यहाँ पे जो मैं बात कर रही हूँ सिमिलर टू की बात कर रही हूँ, सिमिलर टू में ये वाला साइन यूज होता है, ये आपका कॉन्ग्रेंसी का साइन है। अभी इसमें ये यूज नहीं होगा, इसमें सिमिलर टू यूज होगा। और इसमें जो कोई भी ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर टू जब होती हैं तो वो डबल एंगल की हेल्प से भी वो सिमिलर टू प्रूव हो सकती हैं। और कॉन्ग्रेंसी के अंदर जैसे एंगल, साइड एंगल क्राइटेरिया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते थे। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनेट जो होता है वो इक्वल होता है इसके अंदर। उसमें क्या होता था कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती थी। यहाँ पे क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं सिमिलर टू के अंदर, बट इसकी जो प्रोपोर्शनेट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। अगर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हो, सो दैट मैं फिर से आपको क्लियर करवा पाऊं। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ होगा, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बीपीटी थ्योरम बार बार बोल रही हूँ, जरूर करनी है आपको। एग्जाम में 4 मार्क्स में डेफिनेटली वो आती है, या उसके जैसा कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बेटा, तो प्लीज कंसंट्रेट माइंड के साथ आप अपने एग्जाम्स पे फोकस करना। आगे आपके स्कूल में प्री बोर्ड चल रहे हैं अभी इन दिनों, आप लोग प्रॉपर फोकस होकर स्टडी करिए, इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान नहीं दीजिए। ये टाइम जो है ना, ये ऐसा टाइम है, अगर आपने इसको वेस्ट कर दिया ना तो बाद में आपको पश्चाताप होना है कि यार हम लोगों ने क्या कर दिया। हमारा दिसंबर तो फिनिश होने वाला है, सिर्फ हमारे पास जनवरी मंथ बच गया। फेब में तो वैसे जो जो एग्जाम होगा उसी की तैयारी में आप लगे रहोगे। अभी ये जो टाइम है, ये टाइम है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का। मैथ में प्रैक्टिस चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको बोलती हूँ। और ना एक ट्रिक है पेपर जो अटेम्प्ट करने का, मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था, पहले भी डिस्कस करा था। वो क्या ट्रिक है जो आप जरूर फॉलो करोगे एग्जाम के ड्यूरिंग, वो ट्रिक ये है कि आपने ना कभी भी एग्जाम्स के टाइम में स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है 10-15 मिनट्स बिफोर एग्जाम। और आपने उसके बाद जब आपको पेपर मिल जाता है तो इतने टेंशन में होकर पेपर को नहीं खोलना है, बड़े आराम से एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपने ये नहीं करना कि पूरा पेपर खोल के देखना स्टार्ट कर दो। क्या होता है कि जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो हम जब पेपर को ओपन करते हैं ना, तो जब तो अगर तो हमने पूरा पेपर उसको जस्ट मतलब पहले 2-3 शीट्स को एक बार देख लिया है ना, तो क्या होता है अगर तो पेपर बहुत डिफिकल्ट होता है तो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यार इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं कैसे करूंगा। और होता क्या है, जो हम करना चाहते हैं ना वो भी हमें भूल जाता है। और समटाइम तो ऐसा होता है कि जैसे पहली 2 को शीट देखी है, चलो जी पेपर बहुत ईजी है, तो वो क्या होता है एक ओवर कॉन्फिडेंस बंदे में आ जाता है, यार आता है। तो वो आने के चक्कर में होता क्या है, जब हम लिखने लगते हैं ना तो लास्ट में क्वेश्चन जो है हमारे अड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेपर के दौरान बड़े कूल माइंड से एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और कोशिश करना 2 आवर्स में अपना पेपर कंप्लीट करना, और घड़ी जरूर पहन के जाना, क्योंकि अगर वो आप कंप्लीट कर लोगे ना तो जो आपके पास 1 आवर या हाफ एन आवर आपके पास बच जाएगा, अगर कईयों का पेपर नहीं 2 आवर्स में कंप्लीट हो सकता, स्पीड कम होती है, तो स्पीड को इंक्रीज करिए, ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर्स करिए। आपकी स्पीड डे बाय डे इंक्रीज होनी जरूरी है ताकि आपकी टेम्पटेशन पूरे टाइम पे हो जाए, बाद में ये आपको पछतावा ना हो कि यार मैम मेरा ना पेपर छूट गया, लास्ट में पेपर रह गया, 2 क्वेश्चन रह गए, 3 क्वेश्चन रह गए। हमें बिल्कुल फोकस माइंड से पेपर की प्रेपरेशन करनी है। ओके बेटा, सो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज टेक केयर, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड कमेंट ऑल्सो। ठीक है बेटा, तो कमेंट जरूर करा करें सो दैट पता लग सके कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो समझ आना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फोकस ऑन योर स्टडी और थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।